जैसे कि हमने अभी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपने देखा, पहला चैप्टर हम रिवाइज करने जा रहे हैं, कौन सा? लाइव प्रोसेस। तो लाइव प्रोसेस में एनसीईआरटी ने सबसे पहली चीज़ क्या बोली हुई है कि कौन सी चीज़ लाइव है, कौन सी चीज़ अलाइव नहीं है। तो क्या है? अलाइव मीन्स हैविंग अ लाइफ, जीवित हो या जिंदा हो। तो सबसे पहले क्या पता करने को बोला एनसीईआरटी ने? क्या सबसे पहले पॉइंट एनसीईआरटी ने क्या एक्सप्लेन किया है? लाइव, कोई चीज़ जिंदा है या जिंदा नहीं है। अब जो चीज़ जिंदा है उसे क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स। और जो जिंदा नहीं है उसे क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। जितने भी, अब इसके अंदर जो बोर्ड है नॉन लिविंग थिंग्स है, ऐसे हैं। अब सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या बताई है एनसीईआरटी ने? वो क्या बोला है? क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लाइव और नॉट। अब आप किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? आपने ये तो बोल दिया कि जो चीज़ जिंदा है वो लाइव है, जो चीज़ जिंदा नहीं है वो लाइव नहीं है। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो लाइव हैं, वो लिविंग थिंग्स हैं। इसके बाद इसके अलावा बाकी सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो आपने डिसाइड किस चीज़ पे किया कि ये चीज़ लिविंग है, ये चीज़ नॉन लिविंग है, या कैसे किया? तो क्राइटेरिया टू डिसाइड द क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लाइव और नॉट, हमने क्या चूज किया? मूवमेंट। क्या चूज किया? मूवमेंट। इसको हम क्या कहेंगे? मोशन। क्राइटेरिया, किस बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि बॉडी लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है? वो क्या है? मोशन। जिस बॉडी ने मोशन शो किया उसे हमने मान लिया कि लिविंग थिंग्स है। जिस बॉडी में मोशन नहीं शो किया उसमें उसे हम मान लिया कि वो नॉन लिविंग थिंग्स है। अब यहाँ पे बात आती है कि जब हम सो रहे हो, क्या कर रहे हो? सो रहे हो। क्या कर रहे हो? तो सो रहे हो। अब उस वक्त क्या आपकी बॉडी में मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब अगर कोई सो रहा है तो आप उसके पास जाते हैं और आप देखते हैं कि ये जिंदा है या नहीं है, या पता करने की लाइव है या नहीं है। तो आपको पता चलता है कि ये लाइव है। कैसे पता चलता है? कि आप देखते हैं कि एयर इनहेल हो रही है, एक्सहेल हो रही है, और क्या, चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा है। मतलब अगर बॉडी सो भी रही है, कोई भी चीज़ सो रहा है, तो भी उसके अंदर मोशन हो रहा है। तो हमने क्या डिसाइड किया? मोशन। जिस बॉडी के अंदर मोशन हो रहा है वो लाइव है। जिस बॉडी के अंदर मोशन नहीं हो रहा है वो लाइव नहीं है। अब तो मोशन से डिसाइड किया, जिसमें मोशन हो रहा है वो लाइव है, जिसमें मोशन नहीं हो रहा है वो लाइव नहीं है। जो मोशन शो करेगा उसे हम बोलेंगे लिविंग थिंग्स। जो मोशन नहीं शो करेगा, डिड नॉट शो, उसे हम बोलेंगे क्या? उसे हम बोलेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स के भी कुछ फंक्शन होते हैं। जैसे लिविंग थिंग्स की क्राइटेरिया क्या होती है? वो मोशन शो करेगा, अपनी बॉडी को वो मूव कर सकता है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। अब मुझे अपना ये हाथ उठाना है तो कोई और नहीं आएगा इस हाथ को उठाने के लिए। अगर मुझे ये हाथ उठाना है तो मैं अपने आप से भी ये हाथ उठा सकता हूँ। मुझे इसको उठाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? वो ग्रो करते हैं, उनकी हाइट में इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट नहीं होता है। इंक्रीज इन हाइट और इंक्रीज इन ग्रोथ इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस इन लिविंग थिंग्स। अब आप इतने बड़े छोटे से थे, आपकी उम्र होते 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 तो आप क्लास 10th में आ गए हैं कि आपकी हाइट करीब 5 फीट 5 इंच 6 हो चुकी है। अब वो कम नहीं होगी। जो भी हाइट आपने अचीव कर ली है वो कम नहीं जाएगी, अनटिल और अनलेस आपका कोई नीचे से पैर ही काट दे, वो अलग बात है। तो वैसे प्लांट में भी जो एक बार उन्होंने हाइट अचीव कर ली, वो हाइट वहां से डिक्रीज नहीं होगी। जो हाइट है वो ग्रोथ जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है लिविंग थिंग्स में। नॉन लिविंग थिंग्स की बात मैं नहीं कर रहा। इसके बाद लिविंग थिंग्स क्या है? लिविंग थिंग्स की प्रोसेस है कुछ किसी चीज़ को फूड अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए वो एनर्जी चाहिए होती है उन्हें। वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है। तो वो फूड लेते हैं और उसके जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी है किसकी? लिविंग थिंग्स की। और क्या? रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग थिंग्स। रिप्रोडक्शन क्या? अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स बनाना। ठीक है, जैसे आदमी हो तो आदमी, भैंस हो तो भैंस, भैंस नहीं, भैंस हो तो उसको भैंस का बच्चा, आदमी हो तो आदमी का बच्चा, ऐसा। ठीक है, तो कटियर डिसाइड द वुमेन्स। अब इसके बाद, अब मैंने क्या बोला
कि जो लिविंग थिंग्स उनको क्या चाहिए होता है? खाना। क्या चाहिए होता है? खाना एक प्रॉपर्टी है। ग्रो करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से आती है? खाने से। अब वो जो एनर्जी है, क्या है वो? एनर्जी, मतलब एनर्जी तो चाहिए, बिना एनर्जी के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब लिविंग थिंग्स हो मतलब मोशन शो करोगे, मोशन शो करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से आएगी। अब एक टर्म आता है उसके बाद, लाइफ प्रोसेस। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो आप बेसिक फंक्शंस करते हो अपनी लाइफ को यहाँ पे मेंटेन रखने के लिए, वो क्या होती है? वो क्या होती है? तो यार उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम लाइफ प्रोसेस। क्या कहते हैं उसे हम? लाइफ प्रोसेस। जितने भी आप बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हो यहाँ अर्थ पे, जितने भी आप बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हो, आप जितने भी बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हो अर्थ पे अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब बेसिक फंक्शंस होती क्या है कि सर क्या यहाँ पे लाइव रहने के लिए हमें बेसिक कौन सी फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं? मुझे ना जी नहीं, वो फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब अगर आपको मैं बेड पे सुला दूँ सो सो, तो आप जिंदा नहीं रहने वाले हो। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको पानी चाहिए, खाना चाहिए, तभी आपकी बॉडी जिंदा रह पाएगी। तो अब मान लीजिए आपको पानी चाहिए, अब पानी लेने के लिए आप बेड से उतरेंगे, उतरिए किचन तक जाएंगे, वहाँ से पानी लेंगे। उसके लिए आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब उस एनर्जी के लिए आप फूड लेंगे, आप उठे, आप गए, ये जितने भी प्रोसेस आप परफॉर्म कर रहे हो अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इस अर्थ पे, उसे क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। अब वो बेसिक फंक्शंस हैं क्या? न्यूट्रिशन, एनर्जी चाहिए ना। फिर क्या होता है? रिस्पायरेशन, एनर्जी को कंज्यूम, फूड को कंज्यूम किया, अब वहाँ से क्या एनर्जी भी तो निकालोगे। रिस्पायरेशन चाहिए। ट्रांसपोर्ट, अब मान लो तुमने एनर्जी किसी एक बॉडी किसी, उससे आपने पढ़ा होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें कई सारे ऑर्गन होते हैं। अब जो आपने एनर्जी कंज्यूम की, मान ली मुंह में कंज्यूम की, माउथ से आपके स्टमक तक गई। अब उस स्टमक से कंज्यूम होने के बाद जो स्टमक के पास फूड है, वो बॉडी के हर पार्ट्स तक तो जाना चाहिए। उसके लिए अब आपको क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। अब ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा उसको आप क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। उसके लिए क्या चाहिए आपको? एक्सक्रीशन चाहिए। अब जो वेस्ट मटेरियल बचा है वो तो गया। अब जो आपने फूड स्टोर किया, जो आपने खाना लिया, वो कब चाहिए, किसको चाहिए, कितना चाहिए, उसके लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी तो चाहिए। वरना चाहिए इस हाथ को पहुंचा दिया इधर, चाहिए इस पैर को पहुंचा दिया इधर, चाहिए पैर को पहुंचा रहे हैं हाथ को। और फिर क्या एक फंक्शन है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है ये भी क्या है? बेसिक फंक्शन है। रिप्रोडक्शन अभी मैंने आपको बताया, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को बनाना। ठीक। तो पहला वर्ड यहाँ पे हम लाइफ प्रोसेस का पहला सेंटेंस यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, क्या? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फूड को क्या करना है? इनटेक करना। फूड को इनटेक करना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फूड को इनटेक करना, बॉडी में लेना और उसको यूज करके एनर्जी बनाना, उसको यूज करना, यूटिलाइज करके एनर्जी बनाना, उसे क्या कहते हैं? अब न्यूट्रिशन। फूड है क्या? देखो, फूड से एक वर्ड निकल के आता है, क्या? न्यूट्रिएंट्स। फूड से क्या एक वर्ड निकल के आता है? ये जो फूड है इसको यहाँ पे क्या एनसीईआरटी ने बोला, क्या? न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है? इट इज अ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेनेंस ऑफ अ लाइफ एंड सर्वाइवल ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो न्यूट्रिएंट्स है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, जितने भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है अपनी बॉडी को, यहाँ पे क्या, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जितने भी बॉडी, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम करते हैं, किसके लिए? एज अ फूड। किस चीज़ के लिए? एनर्जी के लिए। उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसकी वजह से न्यूट्रिशन का एक और डेफिनेशन निकल के आता है, जो कि क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग nutrients, the process of taking nutrients and utilizing it
यूटिलाइजिंग इट फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। तो फूड की जगह पे क्या आ गया, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स होता क्या है, वो सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसको बॉडी को रिक्वायर होती है, किस लिए, किस लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए इस अर्थ पे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें पढ़ना है। कौन कौन से, ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम inorganic substances like carbon dioxide and water present in a surrounding with the help of a sunlight। देखो, जो अब ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, वो ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, किसका यूज करके, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। अब इसको डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। उसके बाद आते हैं आपके, देखो जितने भी प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ग्रीन प्लांट्स। कौन? ग्रीन प्लांट्स। क्यों बोल रहा हूँ ग्रीन प्लांट्स, अभी आगे देखेंगे क्यों ग्रीन प्लांट्स मैंने बोला, स्पेसिफिक मैंने ग्रीन प्लांट ही क्यों बोला, प्लांट क्यों नहीं बोला। उसके बाद सेकंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सेकंड मोड ऑफ क्या आता है, न्यूट्रिशन क्या, कौन सा आता है, हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डज नॉट मेक देयर ओन फूड बाय इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो फूड के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, कि जैसे कि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते। अब कढ़ाई में गोभी डाल के उसको पकाना अपना खाना नहीं कहते, वो हम बॉईल करते हैं। वो जो गोभी है ना, गोभी, वो खाना है, वो हमने नहीं बनाया है, किसी पेड़ ने बनाया था, प्लांट ने, वो हमने उखाड़ लाया है, ये किया है हमने। ठीक है, हमने नहीं बनाया है वो, इसलिए हम किस में आते हैं, हेटेरोटॉपिक में। अब हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तीन टाइप्स आपके दिए हुए हैं, कौन कौन से, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक एंड होलोजिक। अब देखो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, जो कि किस पे डिपेंड होते हैं, जो कि डिपेंड होते हैं आपके डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पर। ये वो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कोई एनिमल की डेथ हो गई या किसकी डेथ हो गई, आपने जाकर उसको कहीं फेंक दिया, या कोई प्लांट गिर जाता है, तो जो बॉडी डेड हो चुकी है, जो अब लाइव नहीं है, ये उस पर डिपेंड होता है। जैसे ब्रेड को में से रख, उसके ऊपर वाइट वाइट सा मोल्ड जैसा आ जाता है, वो क्या है, वो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि डेड पार्ट पर डिपेंड करते हैं। पेड़ देखा होगा, पेड़ बारिश में देखो पेड़ ही रहता था ब्राउन ब्राउन कलर, तो उसके बाद देखो वाइट वाइट कलर की फफूंदी जैसी आ जाती है, वो भी क्या है, सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो। उसके बाद आता है पैरासिटिक। अब पैरासिटिक क्या होते हैं, पैरासिटिक क्या होते हैं, ये किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। क्या बोला मैंने, डिपेंड्स अपॉन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो ऑर्गेनिज्म भी कैसा है, हेटेरोट्रॉप्स ही है। ये ऑलरेडी डिपेंड होते हैं किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, जो कि ऑलरेडी हेटेरोट्रॉपिक है, ये उसको एज अ होस्ट कर लेते हैं, होस्ट जिस पे ये डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पैरासिटिक एनिमल पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, एस्केरिस।
वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी को एज ए होस्ट यूज़ करता है और हम जो न्यूट्रिशंस लेते हैं वो न्यूट्रिशंस वो खुद एब्जॉर्व कर लेता है, जिसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। वो हम क्या हो गए, एक होस्ट। इसी सेम तरीके से जो हमें डेंगू होता है या मलेरिया है, उसमें भी क्या होता है, ह्यूमन बॉडी एज अ यूज होती है होस्ट। ओके, तो इसमें क्या है, पैरासिटिक में क्या है, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरी बॉडी पे डिपेंड करते हैं, किसके लिए, न्यूट्रिशंस के लिए। वो दूसरी बॉडी भी क्या है, और हेटरोट्रॉपिक है, जो अपना खाना खुद नहीं बनाती है, लेकिन ये उस पर डिपेंड करते हैं, अपना खाना वहाँ से निकालते हैं, न्यूट्रिशन डायरेक्ट न्यूट्रिशन ही एब्जॉर्व करते हैं, जिसमें उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, होस्ट को कोई फायदा नहीं हो रहा है। स्कैरिस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, जहाँ से वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करती है, लेकिन उसमें हमारा कोई फायदा नहीं होता है। बाद में आता है होलोजोइक। होलोजोइक में आते हैं, होलोजोइक में आते हैं हम, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनटेक करते हैं। दे इनटेक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एज अ फूड। और फिर क्या कहते हैं, ये पूरे का पूरा ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही एज अ फूड इनटेक करते हैं, फिर इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, मीन्स डाइजेस्ट करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं बॉडी में ले जाके, फिर उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कि हम लोग हैं। ठीक, इतना हो गया, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो, अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मैंने अभी क्या बताया आपको, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जितने भी प्लांट्स होते हैं, सॉरी, अरे हाँ, एक मिस्टेक हुई है, अभी वो जो लास्ट वाले पार्ट है, मैंने बोला ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, पर लिख इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दिया है होलोजोइक वाले में, पीछे रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा। होलोजोइक में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म विच इनटेक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, होल मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही इनटेक करते हैं, फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं बॉडी के अंदर जाके। इनऑर्गेनिक लिख दिया वहाँ पे, उसको सही कर लेना। चलाते हैं किस पे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स क्या बोला मैंने क्या बोला अभी आपको, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। मैंने क्या बोला, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस आपको सबको पता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच plants make their own food by using inorganic substances like carbon dioxide, water in the presence of sunlight absorbed by the chlorophyll। क्या बोला मैंने, फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस प्लांट का वो प्रोसेस है जिससे वो अपना खाना, अपना फूड है वो बनाती है। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाती है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल ने जो सनलाइट एब्जॉर्ब की है उसके प्रेजेंस में। तो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस प्लांट। अब देखो होता क्या है रियल में, रियल जो लीफ है, एनसीईआरटी में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें एग्जैक्टली समझाया हुआ है। डायग्राम याद कर लीजिएगा, बिल्कुल भी उसकी लेवलिंग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लेवलिंग आ सकती है। उस डायग्राम में आपको दिया हुआ है, मिडरिप दिया है, वेन्स दिया है, लेमिला दिया हुआ है, जाइलम फ्लोएम दिया हुआ है। होता क्या है, जो फूड फॉर्मेशन होता है प्लांट्स में, जो फूड फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, लीफ में होता है। प्लांट का जो फूड फॉर्मेशन है कहाँ पे होता है, फूड फॉर्मेशन बोलो या मेकिंग बोलो, जो आपका मन करे, वो कहाँ पे होता है, लीफ में होता है। कहाँ पे होता है, लीफ में होता है। अब इसके लिए मैंने क्या क्या बोला आपको,
कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, और मैंने क्या बोला, क्लोरोफिल क्या एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट, ये भी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। अब देखो, कार्बन डाइरेक्ट एयर से आ जाएगी लीफ के थ्रू, कैसे आएगी नेक्स्ट देखेंगे। वाटर जो है वो कहाँ से आएगा, वाटर आएगा रूट से। रूट कहाँ से लेता है, सॉइल से। सनलाइट भी डायरेक्ट आपको कहाँ से मिल जाएगी, एयर में ही मिल जाएगी, डायरेक्ट लीफ में ही आ जाएगी। तो मतलब ये जो दो सब्सटेंस है वो तो लीफ के पास डायरेक्ट है, पर वाटर क्या करता है, वो रूट से ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, रूट से ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, रूट से वो ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पे लेके जाता है, लीफ में। अब वहाँ पे आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है। क्या होता है, सिंपली एक्सप्लेन तो किया नहीं उतना, तो नॉर्मली आपको क्या दिया हुआ, एक इक्वेशन दी हुई है, केमिकल रिएक्शन दी हुई है। देखो करते हैं क्या है प्लांट, सनलाइट जो है वो एक लाइट एनर्जी है। इस लाइट एनर्जी को ये यूज करते हैं एज अ केमिकल एनर्जी, फिर वहां से वो अपना क्या बनाते हैं, फूड। जैसे क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ in the presence of chlorophyll and सनलाइट। आपको मिलता क्या है, क्या मिलता है आपको, आपको मिलता है ग्लूकोज C6H12 एंड O6, और आपको मिलता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्या क्या मिला आपको, आपने यूज क्या क्या किया, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। मिला क्या आपको, ग्लूकोज एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है, केमिकल रिएक्शन है, जो कि हुई किससे है, सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। अब इसमें एनसीईआरटी आपको बोलता है कि इसके 3 मेन स्टेप्स इन्वॉल्व हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। 3 मेन स्टेप्स हैं, 3 मेन स्टेप्स हैं, 3 मेन स्टेप्स हैं। वो तीनों मेन स्टेप्स कौन कौन से हैं। पहला आपका जो मेन स्टेप दिया है वो क्या दिया हुआ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट थ्रू क्लोरोफिल। तो पहला जो स्टेप है वो प्लांट क्या करता है, क्लोरोफिल के थ्रू सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। सेकंड, उस जो सनलाइट एनर्जी है उसको वो चेंज करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो जो पहला है वो क्या है, क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। जो नेक्स्ट है वो क्या है, लाइट एनर्जी को चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। कैसे केमिकल एनर्जी में चेंज किया, ये जो लाइट एनर्जी है इसको यूज करके, इसको क्या करके, इस लाइट एनर्जी को यूज करके जो आपका वाटर था, कौन था, वाटर H2O को, इसको स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तोड़ देते हैं। स्प्लिट करके किसमें चेंज कर देते हैं, हाइड्रोजन में। किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब ये जो ऑक्सीजन, ये जो वाटर को इन्होंने स्प्लिट किया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, अब इसको ये यूज करते हैं रिडक्शन कराने के लिए, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। थर्ड प्रोसेस आपका क्या हो जाता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करा के क्या फॉर्म हो जाता है वहां पे, ग्लूकोज। तो ये 3 मेन स्टेप्स है। पहला क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम द क्लोरोफिल, फ्रॉम द एनवायरनमेंट थ्रू द क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी को चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी में। कैसे,
वाटर को स्प्लिट करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। यहाँ से जो प्रोडक्ट निकला उसको यूज करते हैं रिडक्शन कराने के लिए, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करा के उन्हें क्या मिलता है? ग्लूकोज। ठीक, सेकेंड। अभी इसमें न्यूट्रिशन इम्प्लांट अभी बाकी है, काम नहीं करता डस्टर यार, बट यही सही है अपना। चलिए, क्या पढ़ा था? ठीक, इतना पढ़ने के बाद मैंने क्या बोला आपको? डायग्राम दिया हुआ है एक। क्या दिया हुआ है? एक डायग्राम दिया है, दो डायग्राम दिए हैं। वो दोनों ही डायग्राम बिल्कुल अच्छी तरह से आपको याद होने, डायग्राम तो अच्छे से याद होनी चाहिए, उसकी लेबलिंग भी अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे आपको क्या दिया हुआ है? पहले आपको दिया हुआ है एक क्यूटिकल लेयर, एक ऐसी क्यूटिकल लेयर इसमें बना के दी हुई है ऐसे। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको? क्या दिया है आपको ऐसे? एक ये क्या दिया हुआ है? अपर एपिडर्मिस। अब अपर एपिडर्मिस के बाद ये जो मिड वाला पार्ट आता है इसको हम क्या बोला हुआ है? मेसोफिल। क्या बोला है? मेसोफिल। अभी जो मिड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं मेसोफिल। इसमें आपको क्या दिया हुआ है? ऐसे कई स्ट्रक्चर बना के दिए हुए हैं आपको। ये मैं जो सर्कल बना दे रहा हूँ, सर्कल नहीं है वहाँ पे, मैं जल्दी जल्दी में बना दे रहा हूँ, वो आप लोग देख लेना। उसके बाद अपर एपिडर्मिस ऐसे एज इट इज सेम आपको एक लोअर एपिडर्मिस दिया हुआ है। सेम एज इट इज आपको लोअर एपिडर्मिस दिया, बट यहाँ पे कुछ और भी दिया हुआ है, ये ध्यान देना। ये मैं क्या बना रहा हूँ? ऐसे ही आपको क्या दिया हुआ है कि लोअर एपिडर्मिस। तीन पार्ट में डिवाइड करके दिया है। क्या? क्यूटिकल लेयर दिया है, फिर अपर एपिडर्मिस दिया है, फिर क्या मेसोफिल दिया हुआ है, फिर क्या लोअर एपिडर्मिस दिया है। उसके बाद क्या बोल रहा है? अभी ये जो मेसोफिल दिया हुआ है, मेसोफिल में ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसमें जो ये सर्कल टाइप का ये दिया हुआ है आपको, जो दिया है, इसको बोला है उसने, क्या बोला है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद ये जो सेल दिख रहे हैं आपको, ये जो स्पेस दिख रहा है, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, इसको उन्होंने बोला है एरोस्पेस। क्या बोला हुआ है? एरोस्पेस। और ये जो दो दिख रहे हैं ना, ये इनको बोला है उन्होंने गार्ड सेल। क्या बोला है? गार्ड सेल। ये डायग्राम एज इट इज एनसीईआरटी में दी हुई है। इसके साथ साथ एक और डायग्राम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक दो बीन से भी स्ट्रक्चर ऐसे बने हुए हैं, एक ऐसे लीफ बनी हुई है। क्या बनी है? एक लीफ बनी हुई है। लीफ बनी हुई है, लीफ नहीं लग रही है, ठीक है, जो भी लग रहा है, ऐसे एक लीफ बनी हुई है। और उस लीफ में ऐसे दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं बीन शेप के, ऐसे दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। इन दोनों ही स्ट्रक्चर, ऐसे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें से ऐसे 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 कुछ दिया हुआ है। अब देखो, इन दोनों को ही हम बोलते हैं गार्ड सेल। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। गार्ड जो रखवाली करते हैं घर के सामने, वही वाले गार्ड। ये भी, ये किसकी रखवाली करते हैं? ये रखवाली करते हैं कि वाटर बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वैसे वाटर लॉस इनकी ओपनिंग से, ये क्या होते हैं? लीफ के नीचे पार्ट में होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है, अगर ये जब पोर खोलते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। तो ये पोर लीफ के, ज़्यादातर लीफ के सरफेस के नीचे होता है। क्यों? क्योंकि जब ये ओपन होते हैं तो वहाँ से ढेर सारा वाटर लॉस भी हो जाता है। किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से। तो वाटर जो है वो इवोपरेट हो जाता है, इसीलिए ज़्यादातर ये लीफ के नीचे होते हैं, जिससे इनको ओपन होने में तो वाटर लॉस हो वो कम हो।
तो जब इसके अंदर वाटर फिलअप हो जाएगा, जब इसके अंदर वाटर फिलअप हो जाएगा तो ये फूल जाते हैं और उसकी वजह से ये जो पोर है ये स्टोमेटल पोर बोलते हैं इसको। हाँ, ये भी दिया हुआ है आपको, दिया क्या है, स्टोमेटल पोर। जब इसके अंदर वाटर फिलअप हो जाता है तो ये स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड आ जाता है और ऑक्सीजन जो है बाहर चल जाता है, अगर बॉडी प्लांट को बाहर निकालना है तो। उसके बाद ये जो वहाँ लिखा है मैंने ना क्लोरोप्लास्ट, ये वही है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, डायग्राम ऐसे दी हुई है, दो डायग्राम दिया हुआ है, एक में पानी इनटेक है जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर जो है वो अभी इसमें ओपन है। उसके बाद जब ये पानी बाहर निकल जाएगा ये स्टोमेटल पोरस से दब जाएगा और ये जो वाटर ये क्या है, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये दो डायग्राम दिए हुए हैं, दोनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, अभी प्लांट में थोड़ा सा और बाकी है, न्यूट्रिशन इन प्लांट में थोड़ा सा और बाकी है। क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक और चीज दी हुई है, क्या, एक्सपेरिमेंट दिए हुए, 3 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं। एक्सपेरिमेंट टू शो क्या क्या, सनलाइट, क्लोरोफिल, सनलाइट, क्लोरोफिल, और क्या शो करने के लिए दिया हुआ है, और कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ मैं भूल गया था, सॉरी, एक और है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों चीज की नेसेसरी प्लांट की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए होता है। ये शो करने के लिए उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट दिए हैं, जिससे शो होता है कि सनलाइट भी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल भी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब फूड बनाने के लिए। फूड का जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, क्या है वो है स्टार्च। क्या है वो है स्टार्च। क्या है वो है स्टार्च। तो पहले हम चेक करते हैं कि सनलाइट का प्रेजेंस बिल्कुल ही जरूरत है किसके लिए, स्टार्च फॉर्मेशन के लिए, मींस फूड फॉर्मेशन के लिए। तो एक्सपेरिमेंट में पहला क्या बोला है उन्होंने, पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे, दूसरा भी करेंगे, तीसरा भी करेंगे, करेंगे नहीं मतलब देखेंगे। पहला वाला थोड़ा सा दिमाग लगाना, बाकी सब आराम से हो जाएगा। पहले क्या बोला है, आप एक क्या लीजिए, एक पॉटेड प्लांट लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ तीनों ही एक्सपेरिमेंट। पहले आप एक काम कीजिए, एक पॉटेड प्लांट लीजिए। प्लॉटेड प्लांट मतलब कोई भी प्लांट जो पॉट में लगा हो उसको क्या करिए, एक डार्क प्लेस में 3 से 4 दिन के लिए रखिए। क्या बोला मैंने, पुट पॉटेड प्लांट इनटू डार्क प्लेस फॉर 3 to 4 डेज। पहला स्टेप यही दिया हुआ है कि आप एक पॉटेड प्लांट को लीजिए, उसको एक डार्क प्लेस में रख दीजिए। डार्क प्लेस में रखने से क्या होगा, 3 से 4 दिन तक उसको डार्क प्लेस में रखिए, जिससे क्या होगा, उसके अंदर का सारा जो फूड है वो खत्म हो जाएगा जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर फूड सारा खत्म हो जाएगा, मतलब जितने भी स्टार्च था वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, उस प्लांट को हम डार्क प्लेस से, डार्क प्लेस मतलब बिल्कुल अंधेरा रूम जहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी जाने का 1% चांस ना हो, वहां पे आप उसको 3 से 4 दिन के लिए रख दीजिए। उसके बाद हम कहाँ पे लेके जाएंगे उसको लेके जाएंगे बाहर। बट बाहर ले, अभी हाँ वो अभी भी पॉट में ही है, जमीन में है, जिंदा है। अब उसकी एक लीफ, वो लीफ ऑलरेडी प्लांट से अटैच है, उसी एक लीफ को, उसी एक लीफ को क्या करेंगे हम, एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर देंगे। क्या करेंगे, एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर देंगे। क्या करेंगे हम, कवर्ड विथ एल्युमिनियम फॉयल से हम उसको क्या करेंगे, कवर कर देंगे। और उसको हम फिर क्या करेंगे,
एल्युमिनियम फॉयल से कवर करके उसको हम सनलाइट में रख देंगे। 2 से 3 दिन सनलाइट में रखने के बाद क्या करेंगे, इसको प्लग करेंगे, इस लीफ को प्लग करेंगे। प्लग करने के बाद इसको हम वाटर में बॉयल करेंगे। क्या करेंगे, वाटर में बॉयल करेंगे, जिसकी वजह से इसका स्मूथीनेस बरकरार रहे, इसे लचकता रहे, टूट ना जाए कहीं करके, पहला काम। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस जो बॉइल्ड वाटर से निकालने के बाद इसको हम अल्कोहल में डालेंगे। एक बॉटल लेंगे जिसके अंदर, एक बीकर लेंगे जिसके अंदर अल्कोहल डालेंगे। उस अल्कोहल वाले बीकर में इस लीफ को डालेंगे। बॉयल होने के बाद फिर उस बीकर को उठा के डायरेक्ट हम किस में डाल देंगे, बॉइल्ड वाटर में डाल देंगे। अब बीकर को डायरेक्ट गर्म क्यों नहीं किया जिसमें अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल एक बहुत ही फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से उसमें आग पकड़ सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक पानी बॉयल करें, वाटर बॉयल करेंगे बीकर में, फिर इस लीफ को अल्कोहल में डाल के उस बीकर में डालेंगे। फिर क्या होगा, बीकर में डालेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, अल्कोहल जो है वो जितने भी क्लोरोफिल है वो पूरा खत्म कर देगा। मतलब ये जो ग्रीन कलर का लीफ था बिल्कुल डीकलराइज्ड हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट की तरह हो जाएगा, बिल्कुल डीकलराइज्ड हो जाएगा जब उसको हम अल्कोहल में डिप करके सीधा वाटर में डालेंगे, बॉइल्ड वाटर में डालेंगे। अब उसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आयोडीन डालेंगे। क्या डालेंगे, आयोडीन। अब आयोडीन स्टार्च से रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, आयोडीन स्टार्च से रिएक्ट करके कैसा बनाता है, ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म्ड करता है, कलर फॉर्म्ड करता है। अब जब हम आयोडीन उठा के इस पे डालेंगे तो जितना पार्ट एल्युमिनियम से कवर था उसको छोड़ के बाकी जितने भी पार्ट्स हैं, जो पार्ट एल्युमिनियम से कवर है उसको छोड़ के बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएंगे। बट एल्युमिनियम वाला पार्ट ब्लू ब्लैक कलर में पार्ट में चेंज नहीं होगा। जिससे क्या हुआ कि जो पार्ट एल्युमिनियम से कवर था वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंची, और जब सनलाइट नहीं पहुंची तो स्टार्च नहीं बना। बाकी पार्ट्स में सनलाइट पहुंची तो बाकी पार्ट्स में सनलाइट पहुंची तो वहाँ पे स्टार्च बना। और जब हमने आयोडीन डाला तो ये ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया, जबकि मिडिल वाला पार्ट जो एल्युमिनियम फॉयल से कवर था वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंची, स्टार्च नहीं बना, तो उसने ब्लू ब्लैक कलर में नहीं शो किया, पहली चीज। अब क्या सारे ही प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है, हाँ, इसके पास क्लोरोफिल होता है, वो उसी वजह से पत्तियां क्या होती है, ग्रीन कलर की होती हैं। पर क्या सारी ही पत्तियां ग्रीन कलर की होती हैं, नहीं। बहुत सारी कॉटन की है और बहुत सारी लीव्स हैं जो कुछ, देखिए आपके एग्जाम बुक में बना के दिया होगा, जो आपकी कुछ प्लांट्स की लीव्स ऐसी होती हैं जो कुछ ग्रीन पार्ट्स भी होते हैं, कुछ नॉन ग्रीन पार्ट्स भी होते हैं। अब जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो तो क्लोरोफिल है, और जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो उसमें क्लोरोफिल नहीं है। सेम यही प्रोसेस हम यहाँ पे वापस से परफॉर्म करेंगे, किस लीफ के साथ, उस लीफ के साथ जिसमें कुछ पार्ट क्लोरोफिल का है और कुछ पार्ट में क्लोरोफिल नहीं है। कुछ पार्ट में क्लोरोफिल है, कुछ पार्ट में क्लोरोफिल नहीं है। जिस पार्ट में क्लोरोफिल है उतने पार्ट में वो लीफ ग्रीन कलर की है, और जिस पार्ट में क्लोरोफिल नहीं है उतने पार्ट में वो लीफ ग्रीन कलर की नहीं है, और भी किसी भी कलर की है बट ग्रीन नहीं है। अगर ग्रीन है तो क्लोरोफिल है। तो हम सेकंड एक्सपेरिमेंट में वो लीफ यूज करेंगे जो वेजिटेटेड लीफ है। वेजिटेटेड लीफ मतलब उसमें कुछ पार्ट ग्रीन है और कुछ पार्ट नॉन ग्रीन है। सेम सारा प्रोसेस हम यही करेंगे, बस लीफ हमने चेंज कर दिया। उसको भी डार्क प्लेस में रखेंगे। डार्क प्लेस में रखने के बाद उसका सारा का सारा स्टार्च यूज्ड अप हो जाएगा। फिर उस यूज्ड अप स्टार्च, फिर उस बॉडी को डायरेक्ट हम ले आके किस में रख देंगे, सन में रख देंगे। कहाँ पे रख दिया, बाहर लाके रख दिया। बाहर लाके रखने के बाद हम उसको सेम ऐसे प्लग करेंगे, प्लग करके वाटर में बॉईल करेंगे। वाटर में बॉईल करने के बाद अल्कोहल में डिप करेंगे। अल्कोहल में डिप करने के बाद बीकर को उठा के बॉइल्ड वाटर में डालेंगे। बॉइल्ड वाटर में डालने के बाद हम उसको क्या करेंगे, बॉइल्ड वाटर में डालने के बाद हम उसके ऊपर फिर से आयोडीन डालेंगे। क्या डालेंगे, आयोडीन डालेंगे। अब आयोडीन डालने के बाद जितना पार्ट वो ग्रीन है, जितना पार्ट ग्रीन है वहां पे आयोडीन डालने के बाद वो पूरा का पूरा ब्लू कलर का चेंज हो जाएगा। पर जो पार्ट वाइट था वो पार्ट वापस से वैसे डीकलराइज्ड ही रह जाएगा, क्योंकि जो पार्ट वाइट था वहाँ क्लोरोफिल नहीं था। जब क्लोरोफिल नहीं था तो सनलाइट एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ। सनलाइट नहीं एब्जॉर्ब हुआ तो उस पार्ट में स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। और जो पार्ट ग्रीन थी उसमें क्लोरोफिल था, सनलाइट एब्जॉर्ब हुआ। सनलाइट एब्जॉर्ब हुआ तो स्टार्च
फॉर्म हुआ, स्टार्च फॉर्म हुआ तो आयोडीन डालने के बाद वो ग्रीन कलर का नेचर, सॉरी आयोडीन से रिएक्ट किया और ब्लू ब्लैक कलर का नेचर शो किया। नेक्स्ट हम यूज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड शो करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड शो करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, क्या, एक प्लांट लेंगे, पॉटेड प्लांट, उसको एक बेल जार में उसको डिप कर देंगे, मतलब एक मान लीजिए किसी बड़े से टब जैसे, बाल्टी जैसी चीज से उसको हम ढक देंगे। और बाल्टी जैसी चीज से ढकने से पहले उस पॉटेड प्लांट के साथ हम रखेंगे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या रखेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या कर सकता है, ये क्या करता है, ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब जब हम उस बेल जार, जो शीशे का जार मिला के, शीशे का बेल जैसा है जो शीशे का जार है, जिसको हमने पॉटेड प्लांट को जिससे ढक दिया है, उसके अंदर हमने क्या रख दिया है, KOH रख दिया है, जिसकी वजह से उसके अंदर का सारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया। सारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद हमने ले जाके उसको उठा के किस में रख दिया, धूप में रख दिया। धूप में रखने के बाद अब वो जो शीशे का बना हुआ है उसके अंदर सनलाइट तो जाएगी। फिर उसके बाद सेम सारा प्रोसेस हम परफॉर्म करेंगे, बट अब वो बेल जार के अंदर, तो उसके अंदर कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है और बाहर से कोई कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ना, क्योंकि वो बेल जार से कवर है। उसके बाद ये सारा का सेम प्रोसेस वैसे ही करेंगे हम, उसको वाटर में डाल के 2 से 3 दिन बाद हम बेल जार को हटाएंगे, पानी, उसको लीफ को प्लग करेंगे, उसके बाद पानी में बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद उसको अल्कोहल में डालेंगे, फिर अल्कोहल बीकर उठा के वाटर बॉइल्ड बीकर में डालेंगे, फिर वहाँ से वो डीकलराइज्ड हो जाएगा। डीकलराइज्ड होने के बाद फिर से निकालेंगे और उस पर हम आयोडीन डालेंगे और कोई कलर शो नहीं करेगा। उसकी पत्तियां कोई भी कलर स्लो नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ आपने इसमें क्या डाला है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी वजह से वहाँ कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हुआ। और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हुआ तो स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसने ब्लू ब्लैक कलर का नेचर नहीं शो किया। ठीक, तो ये टॉपिक यहीं तक रहा। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ना, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब हम देखेंगे कि एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे, एनिमल्स न्यूट्रिशंस कैसे लेते हैं, सॉरी, एनिमल न्यूट्रिशंस कैसे लेते हैं। अब न्यूट्रिशन एनिमल 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स, एनिमल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या, पहले होते हैं हेर्बिवोर्स, सेकंड कार्निवोर्स, थर्ड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स जो होते हैं, जो पूरी तरह से ग्रीन प्लांट पे डिपेंड होते हैं एज फॉर फूड। क्या बोला मैंने? डिपेंड्स अपॉन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड। ये पूरी तरह से ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। लाइक काउ, गोट, ये सब पूरी तरह से डिपेंड होते हैं किस पे, ग्रीन प्लांट से। उसके बाद कार्निवोर्स, ये क्या करते हैं, डिपेंड्स अपॉन अनदर एनिमल फॉर देयर फूड। ये क्या होते हैं, कार्निवोर्स वो एनिमल होते हैं जो दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं, किसके लिए, फूड के लिए। क्या करते हैं, किसी भी एनिमल को मारते हैं और फिर उनको खाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लायन, टाइगर, ऐसे एटसेट्रा। उसके बाद वोमनिवोर्स, ये क्या है, ये डिपेंड्स अपॉन बोथ, डिपेंड्स अपॉन बोथ, डिपेंड्स अपॉन बोथ। ये दोनों ही खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स भी एंड मीट भी या एनिमल भी। ठीक, ये 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल आपकी बुक में दिए हुए हैं। इसके बाद क्या दिया हुआ है,
इसके बाद दिया हुआ है स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन एनिमल। कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला स्टेप दिया हुआ है इंजेशन। इंजेशन क्या है? द टेकिंग इन ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। जब हम खाने को डाके किसी भी फूड को बॉडी में इनटेक करना, लेना, उसे क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। फिर डाइजेशन, उस फूड को छोटे 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 से सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना, उसे क्या कहते हैं? डाइजेशन। फिर नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन। जो हमने फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, ब्रेक डाउन किया, और फिर उसे क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी में, ब्लड में। क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। वो क्या था? एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है? जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया है उसको ब्लड से सीधा सेल तक लेके जाना, सेल में उससे जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो करा के वहां से एनर्जी निकालना, वो कहलाता है एसिमिलेशन। उसके बाद ये जो सारी रिएक्शन हो, इसके जो बाई प्रोडक्ट निकले, जो हमारी बॉडी के लिए कोई भी यूजफुल नहीं है, यूजफुल तो छोड़िए, अगर वो बॉडी में रहेंगे तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उसे हम क्या करते हैं? बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। उसे कहते हैं इजेशन और इजेशन। ठीक। उसके बाद दो और दिया हुआ है, अभी दो और है। क्या? एमोइबा का न्यूट्रिशन दिया हुआ है टोटल, और किसका दिया हुआ है? पैरामीशियम का दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे एमोइबा और पैरामीशियम पे, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किस पे? डाइजेस्टिव सिस्टम इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे एमोइबा और पैरामीशियम। तो एमोइबा का क्या होता है? अमीबा क्या होता है? ये जो एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है, तो इसकी कोई बॉडी का फॉर्मेशन, कोई फिक्स बॉडी का शेप नहीं है। ये क्या करता है? जैसे मान लीजिए ये है आपका एमोइबा, यहाँ पे क्या है आपका? फूड। तो ये क्या बनाते हैं? स्यूडोपोडिया मीन्स, अब जिनके है ना, एक ऐसे क्या बनाएंगे, ये इनकी बॉडी ही डिफॉर्म हो जाएगी और ऐसे एक स्ट्रक्चर बनने लगेगा, और फिर धीरे 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 ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर धीरे 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 क्लोज हो जाएगा। स्ट्रक्चर धीरे 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 क्या हो जाएगा? क्लोज्ड होने लगेगा। ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे क्लोज होने लगेगा। ये स्ट्रक्चर धीरे 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 क्लोज हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्लोज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा, और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा क्या? फूड वैक्यूल। क्या हो जाएगा? फूड वैक्यूल। अब जो एमोइबा का बॉडी है, इस पूरे बॉडी से यहाँ पे एंजाइम सीक्रेट्स होंगे या केमिकल सीक्रेट्स होंगे, जिसकी वजह से ये बॉडी पूरी तरह से जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और ये सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे फूड डाइजेस्ट हुआ, उससे जो एब्जॉर्ब किया वो सेल को तुरंत मिल गया। उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट है, उस सेम ऐसे ही कोई फिक्स एक्सक्रिएशन के लिए कोई फिक्स ऑर्गन नहीं है, तो ऐसे सेम ही कहीं से ओपन होगा और क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। कौन सा पार्ट? वेस्ट पार्ट, वेस्ट फूड या वेस्ट पार्ट जो बॉडी को नहीं चाहिए। सेम एज इट इज पैरामीशियम में भी होता है। पैरामीशियम में क्या होता है? उसके बॉडी पे एक स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमारा चप्पल होता है ना, वैसा ही पैरामीशियम होता है। और चप्पल का जो आउटर वाला पार्ट है ना, उससे मान लो छोटे 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 ब्रश लगा दो, उसको सीलिया बोलते हैं। तो जो पैरामीशियम है उसके आउटर पार्ट पे सीलिया लगे होते हैं, जो ब्रश की तरह होते हैं। वो फ्रंट और बैक, फ्रंट में हम मूव करते हैं, फ्रंट बैक में मूव करते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है उनके अंदर जाता है, उनके माउथ के अंदर जाता है। अब वाटर में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या फूड प्रेजेंट है, वो भी उनकी बॉडी में जाता है। एज सेम इट इज एमोइबा की तरह, उसको बॉडी में अंदर जाने के बाद उस पर एंजाइम सीक्रेट्स होते हैं और वो बॉडी में डाइजेस्ट होता है और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। वो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।